हो सकता है कि आप इनको सावधान इंडिया की वजह से जानते हो, लेकिन मैं इनको जानता हूँ एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जो अक्सर राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में दिख जाया करते थे। सत्या की बात करूं, रक्त चरित्र की बात करूं, राम गोपाल वर्मा की आग की बात क्यों करूं। सावधान इंडिया शुरू करते समय ये भी नहीं सोचा था कि ये प्रोग्राम इतने लंबे समय तक चलेगा और देखते देखते कब 7-8 साल बीत गए भाई। मूछें जो है वो फेमस हो गई और पूरी इमेज जो है बाकी काम पर भारी पड़ने लगी, वो भी नहीं समझ में आया। जब आप सावधान इंडिया कर रहे थे तो एक दूसरे चैनल पे दूसरा शो भी आता था क्राइम पेट्रोल के नाम से। कभी बैक ऑफ द माइंड में या कहीं से आपको ये आई कि एक कंपैरिजन वाली बात होती है, आपने किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अपनी आवाज मुखर की, तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको सावधान इंडिया से हाथ धोना पड़ा। तो सर, अभी आपने जंगल का जिक्र किया, कमर चिकना बदन तिरछी नजर है। इस फिल्म को 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है सर। इस फिल्म में आपने वीरप्पन से प्रभावित एक किरदार किया था जी। आपने इतना बखूबी ये किरदार निभाया सर कि आपको इसके लिए अवार्ड भी मिला सर। काफी अभी भी देख के भावुक हो जाता हूँ। बाय द वे, वो जो आपने अभी क्लिप देखी उसमें जो कपड़े मैंने पहने हैं वो दोस्त के थे, उधारी के कपड़े थे। अच्छा यार, इतने पैसे नहीं होते थे कि अवार्ड शो के लिए अच्छे कपड़े सिलवाए जाएं। आपकी जो फिल्म है शहर, उसके भी 20 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ जाऊं, झारखंड जाऊं, बिहार जाऊं, कहीं भी वो जो फिल्म किए थे आप, कमाल है सर। 25 बार देखे हैं सर, 25 बार देखे। सर, आपके हिस्से एक और कमाल की फिल्म आई, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और इसमें आपने सुखदेव साहब का कमाल का किरदार निभाया। ओए, बड़ी जल्दी रिहा हो गया डेयरी से। पतले दुबले थे लेकिन चलते थे एकदम पहलवानों की तरह। सुखदेव साहब की अलमारी में कुछ एक आध हीरोइन का उन्होंने पोस्टर वोस्टर भी लगाए हुए थे, जो पंडित जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने फाड़ दिए थे। अच्छा। या क्रांति करने आए हो तुम लोग, या इश्क मोहब्बत करने आए हो? तो लड़के थे यार ये, कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश आजाद करा कर रहेंगे। बिंदिया की अपनी यूनिवर्स है। किसी व्यूअर का कमेंट था कि सर ये ऐसी वाली बार जो है जहाँ स्ट्रिप्टीज भी चल रहा है, डांस भी हो रहा है और ये फोन पर टॉक भी हो रहा है, ये कहाँ मिलती है बिहार में? हमने कहा बिंदिया में। आइए देखिए। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं कमाल के कलाकार सुशांत सिंह भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बेबू, नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके हिस्से कमाल कमाल की फिल्में आई, आपके हिस्से कमाल कमाल के किरदार आए, लेकिन हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो मास ऑडियंस जिसको हम कह सकते हैं, वो आपके जिस एक काम की वजह से आपको जानती है, पहचानती है और मानती है, वो है सावधान इंडिया। जी बिल्कुल। सावधान इंडिया शुरू करते वक्त क्या कभी आपने सपने में भी ऐसा सोचा था कि आपका ये काम आपके और भी बेहतरीन कामों को ढक देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सावधान इंडिया शुरू करते समय ये भी नहीं सोचा था कि ये प्रोग्राम इतने लंबे समय तक चलेगा या इतना आइकॉनिक बन जाएगा। बिल्कुल आइडिया नहीं था। और शुरू के एपिसोड्स आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे, पुराने एपिसोड ढूंढना, प्लीज़ ढूंढिएगा। मैं बहुत बुरा हूँ उनमें। अच्छा, ये मानते हैं आप? हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत बुरा था। मुझे लगता था बहुत अच्छा हूँ मैं, क्योंकि आप मान के चलते ना, एक्टर तो मैं अच्छा हूँ भाई, ठीक है ना। तो एंकरिंग में क्या है, अच्छा ही कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ। तो शो की एक हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी, वो एक दिन आई सेट पर। उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। शुरू के कुछ महीनों की ही बात है, एंड शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही हैं। सर एक बात कहनी है। मैं बड़ा खुश हुई, इतनी तारीफ हो रही है। हाँ हाँ, कहिए कहिए। सर शो का नाम सावधान इंडिया है, आप सावधान क्यों रहते हैं? सो वहाँ मुझे एहसास हुआ और मैंने वापस एपिसोड्स देखे, और वाकई बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टिफ थी भाई। क्योंकि बतौर कैरेक्टर मुझे पता होता है, पर मुझे कैमरे की परवाह नहीं होती। बतौर कैरेक्टर मुझे मालूम है इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है। बट अब आप कैरेक्टर नहीं हो, आप खुद हो और सीधे कैमरे में देख करके बात कर रहे हो, तो आप सकपका जाते हो अचानक। हाथों का क्या किया जाए, जेब में डालें तो अजीब सा लगेगा, ऐसे किया तो अजीब लगेगा, क्या करें। तो फिर मैंने बाकी जो एंकर्स हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जिनका काम अच्छा लगता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या बाकी और बहुत से लोग हैं जो फॉरेन शोज़ हैं, क्राइम शोज़ होस्ट करते हैं, उन सबको देखना शुरू किया कि क्या करते हैं ये लोग, कैसे करते हैं। वहाँ से सीखना शुरू किया और धीरे 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 खुद को कैमरे के सामने सहज करना शुरू किया। तो वो एक जर्नी थी, कई महीने लगे उसमें, बट आफ्टर पॉइंट फिर मैं एंजॉय करने लगा। और देखते देखते कब 7-8 साल बीत गए भाई, नहीं पता चला। और कब मूछें जो है वो फेमस हो गई और पूरी इमेज जो है बाकी काम पर भारी पड़ने लगी, वो भी नहीं समझ में आया।
वो जब शो ओवर हो गया मेरे लिए, उसके बाद वापस एक्टिंग शुरू की, तब समझ में आया कि ओह, मैं किस चीज़ को करने आया था और क्या मिस कर रहा था। सो वो एक झटका लगा था। नहीं सर, ये तो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था और मैं बहुत ब्लंट होकर आपसे पूछूंगा कि मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ। सत्या में, कौन में मैंने आपको देखा है, शहर में मैंने आपको देखा है। लेकिन जब आप सावधान इंडिया कर रहे थे तो उससे आपको प्रसिद्धि मिल रही थी। जी जी। आपने जैसा बताया आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिली होगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि जो सुशांत भाई हैं, क्या वो भूल गए हैं कि वो एक्टर भी हैं? यहाँ पे वो एक्टिंग करने ही आए थे। आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा था? आ रहा था, पर चूंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा आपने कहा वो मिल गई, तो वो चीज़ आपको कचोट नहीं रही है, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। और मैं एनीवे पहले भी बहुत चूजी था, हाँ। कम ही सब्जेक्ट्स को हाँ कहता था। सावधान इंडिया की वजह से क्या हुआ कि एक तो लोगों को लगा ये बिजी है भाई, क्योंकि वो तकरीबन रोज़ आ रहा है वो प्रोग्राम, और उसमें जब 2 एंकर भी रहे तब भी 15 दिन आप मुझे ही देख रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं उसमें भी मैं दिख रहा हूँ। फिर 2015 में, ये 2012 में शुरू हुआ शो शायद, और 2015 में मैं सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बन गया, उसमें बिजी हो गया सिंटा। राइट। तो इमेज टोटल ये इंडस्ट्री में चलेगी कि भाई ये आदमी बहुत बिजी है, इसके पास वक्त नहीं है। तो ऑलरेडी मैं ना ज़्यादा कहता था, ऑफर आने और कम हो गए, तो वो ना कहने का भी मौका नहीं मिल रहा था, इतने कम ऑफर हो गए। उस पूरे दौरान में 2 फिल्में शायद आई, एक बेबी और हिट स्टोरी। मेरे ख्याल से सिर्फ ये 2 रिलीज है उस पूरे वक्फे में। तो मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि, बिकॉज क्रिएटिवली ऑल्सो आई वॉज हैप्पी, क्योंकि सावधान से मैं खुश था। जब सावधान खत्म हुआ और खत्म हो रहा था, नहीं हुआ था, तब मैंने रंगबाज, हाँ, सीजन 2 वो शुरू हुआ। और जब वो शुरू हुआ तब मुझे अचानक झटका लगा, जो शॉक ट्रीटमेंट होता ना, तब लगा मेरा, अरे भाई हाँ, ये करने आया था मैं, और मैं क्यों मिस नहीं कर रहा था। मैंने खुद को, मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं इस चीज़ को क्यों मिस नहीं कर रहा था। सो वो झटका शायद चाहिए था, और वो समय रहते लग गया, थैंकफुली। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि सावधान इंडिया करते वक्त जिस तरह के केसेस आप मतलब कि देख रहे थे, या जिस तरह की घटनाओं का आप जिक्र कर रहे थे स्क्रीन पे, क्या ये सब घटनाएं आपके मेंटल हेल्थ पे कुछ प्रभाव डाल रही थी, या कभी आपको लगता था कि मैं किस समाज का हिस्सा हूँ, और वहीं पे वो बीज पड़ा जो फिर आप बाद में फिर अपनी आवाज़ को मुखर करने लगे? मेंटली इफेक्ट तो शुरू में तो डेफिनेटली करती थी ये सारी कहानियाँ, बिकॉज बहुत डिप्रेसिंग है। कोई कहानी याद आती है आपको कि? एक कहानी थी, हमने तो दिखाई थी, मध्य प्रदेश की दिखाई थी, एक्चुअल कहाँ की है मैं भूल गया हूँ। तो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक आदमी था, जिसकी 3 बेटियां थी, और उसने तीनों को पुल से नदी में फेंक दिया। क्यों? उसके ऊपर कुछ 5-10 हज़ार रुपए का कर्जा था, और ये तीनों बेटियां कुछ एक 3 साल की, 6 साल की और 9-10 साल की, इस उम्र की बच्चियां थी। तो 5-10 हज़ार के कर्जे में वो आदमी इस कदर टूट गया, घबरा गया कि मैं इन्हें कैसे पालूंगा, इनकी शादी कैसे करूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं इन्हें मार दूं। सो जो इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, कि एक 5-10 हज़ार रुपये एक इंसान, एक आदमी एक वक्त के खाने पे खर्च कर देता है, और मैं तो अब से 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और एक तबका वो है जो बड़ा तबका है, आई थिंक शायद 50% पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी होगी, जो 5,000 के कर्जे की वजह से किसी को मारने या खुद को मारने की बात सोचने लगता है। सो ये दैट्स वेरी डेंजरस फॉर एनी सोसाइटी, और बहुत गलत है। इतना बड़ा इतनी बड़ी खाई लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए। सर, आपने जो बताया कि जब आप सावधान कर रहे थे, और सत्या में काम कर चुका है आदमी, कौन में काम कर चुका है, और वो बोल रहा है कि जब वो होस्टिंग करने जा रहा है तो उसकी अपनी चुनौतियां थीं। जब आप सावधान इंडिया कर रहे थे तो एक दूसरे चैनल पे दूसरा शो भी आता था, क्राइम पेट्रोल के नाम जी से, जी। अनूप सोनी भाई Yes, उसमें किया करते थे।
कभी बैक ऑफ द माइंड में या कहीं से आपको ये आई कि एक कंपैरिजन वाली बात होती है दोनों शो के बारे में या दोनों होस्ट में? कंपैरिजन तो थ्रू आउट चलता रहा। इनफैक्ट जब शुरू भी हो रहा था, जब बात होती थी टीआरपी की और ये सब, तो मेरा पक्ष यही रहता था कि भाई जो प्रोग्राम ऑलरेडी 3 साल से हिट है, हमसे 3 साल पहले शुरू हो चुका था, वो ऑलरेडी हिट है, उसको टक्कर हम कहाँ दे पाएंगे? तो वो कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? हम अपनी एक पहचान बनाते हैं। वो जिस तरह शूट होता है या वहाँ अनूप सोनी जिस तरह बोलता है, उसे कॉपी करने की हम कोशिश भी ना करें, अपना ही कुछ करें। ये तो डेफिनेटली बात होती थी। बट क्राइम पेट्रोल के सामने अपनी एक आइडेंटिटी बना लेगा ये प्रोग्राम, नहीं सोचा था भाई, बट वो हो गया। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आप और अनूप भाई दोनों को पब्लिक उतना ही प्यार करती है जी। क्योंकि दोनों का अलग अलग अंदाज है। हाँ, कि एक सावधान रहे, सतर्क रहे कह रहा है और एक अपने मूंछों पे ताव दे के कुछ कह रहा है, राइट? ओके सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो वसूल ही क्या जिनकी कीमत ना चुकानी पड़े, जी। राइट? आप भी वसूलों पे जीने वाले इंसान हैं। क्या सुशांत ने अपने वसूलों की कीमत चुकाई है? मैं बाकी लोगों को देखता हूँ जो उसूलों पर चलते हुए क्या क्या कर गए, उनसे अगर कंपेयर करूँ तो भाई मैंने बिल्कुल कोई कीमत नहीं चुकाई है। और अभी आपने जिक्र किया कि चुनिंदा फिल्में, ऐसी ऐसी फिल्में मेरे करियर में आई हैं, तो चलिए भगत सिंह की बात कर लेते हैं। सुखदेव का आपका किरदार, क्या बात है! तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, गांधी, उसूलों की कीमत तो इन्होंने चुकाई है ना यार। मैं आज यहाँ बैठ करके एक स्टूडियो में इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने क्या कीमत चुकाई है? एक प्रोग्राम हाथ से चला गया या 2 फिल्में हाथ से चली गई, वो कोई बात हुई? लोग जेल में बंद हैं अभी भी, बिना सबूत, बिना केस, चार्जशीट दायर नहीं हुई है, बेल नहीं मिल रही है, जेल में बैठे 5 साल 6 साल हो गए हैं, जेल में मर गए। फादर स्टैन, व्हील चेयर बाउंड आदमी जेल में है, उनको आप एक स्ट्रॉ नहीं दे पा रहे हैं पार्किंसंस के मरीज को। कीमत इन लोगों ने चुकाई है। सो मैं किस मुंह से कहूँ भाई कि मैंने कीमत चुकाई है? आपके जो आलोचक हैं सर, वो इस बात से भी बहुत खुश होते थे कि आपने किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अपनी आवाज़ मुखर की, तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको सावधान इंडिया से हाथ धोना पड़ा। जी। वो इस बात को लेके बहुत, एक वक्त था जब इस पे बहुत जी। सारे तूल हुआ, आपने भी बहुत सारी बातें इस पे की। जी। आपको लगता है कि ये जो अच्छा होना है, या फिर मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि असली सच पे बात करना या ईमानदारी की बात करना हमारे समाज में, उसको एक्टिविज्म क्यों कह दिया जाता है, जबकि ये तो नॉर्मल है, ये तो हर आदमी को करना चाहिए ना? क्लीशे ऐसी बात कहूँ तो कलयुग, शायद कलयुग इसी को कहते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर होनी चाहिए कि आप सच के लिए खड़े हों, अत्याचार अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, ये तो नॉर्मल है। हमें नैतिक शिक्षा हमारे स्कूल में होती थी, अब पता नहीं होती है कि नहीं, तो उसमें सिखाया जाता था कि भाई ये नॉर्मल सामान्य व्यवहार है ये। लेकिन जब विनाश का वक्त आता है या बुरा समय, बुरा दौर, अंधा युग कह लीजिए, वो होता है, तब यही बातें जो हैं फिर ये विरले लोगों की हो जाती हैं। आज की डेट में न्यूज़ क्या बनती है कि एक आदमी को पैसों से भरा सूटकेस मिला और उसने लौटा दिया, सही बात है। ये खबर बनती है। पैसों भरा सूटकेस मिला और वो लेके फरार हो गया, ये खबर नहीं बनती है। सो बतौर एज ह्यूमन रेस हम लोग पहुंच गए हैं ऐसी जगह जहां लालच इतना हावी हो चुका है हम सब पर, सेल्फिश इतने हो चुके हैं कि गलत पर गलत पर गलत करते जा रहे हैं, इसलिए वो गलत एक आम प्रथा, आम चलन बन चुका है, तो वो सही लगता है। इसलिए सही के लिए बोलने वाले लोग बहुत कम हैं और वो बड़े विचित्र से लगते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कौन है ये, इस आदमी को क्या दिक्कत है। आपको लेके भी यही बोला जाता है सोशल मीडिया पे, कुछ लोग हैं बोलते हैं भाई, मेरे अपने घर परिवार के लोग भी बोलते ही होंगे, बहुत सारे लोग, ऐसी क्या बात है। तो है कि भाई खुश रहो ना, जैसा दुनिया चल रही है वैसे आप भी चलो, कि आपको क्या लेना देना है। हाँ, तो ठीक है, पर नहीं रहा जाता तो करते हैं। अब क्यों करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। बट एक चीज़ बताइए सर, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं ऑफिस आ जाता हूँ। अगर मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथों किसी का बुरा नहीं हो रहा है, तो भी क्या मैं
जिम्मेदार हूँ कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है उसके लिए? हाँ, अगर आप सक्षम हैं, जैसा अभी मैंने जिक्र किया था कि हम ऐसे समाज में, ऐसे देश में हैं जहाँ 10% लोग मेजॉरिटी वेल्थ पर कब्जा करके बैठे हैं, कब्जा ही कहूँगा मैं जी। इसे भाई, ठीक है ना, यानी 10% लोग हैं जिनके पास एक्चुअली बोल पाने की ताकत है, 90% के पास बोल पाने की ताकत नहीं है। तो अगर मैं खुद किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस स्थिति में हूं जहां मैं दूसरे के लिए बोल सकता हूं और वो बुरा होते हुए मुझे दिख रहा है, ये तो नहीं हो, ये तो असंभव है कि मुझे बुरा होता नहीं दिख रहा है। मैं जहां रहता हूं उस सोसाइटी में जो गार्ड है वो मुझे मालूम है कि वो 12 घंटे कौड़ियों के दाम पर काम करता है और जानवरों की तरह रहता है। फिर भी अगर मैं नहीं बोल रहा हूं ये सोचते हुए कि मैंने उसका पैसा थोड़ी छीना है, छीन रहा हूं मैं, क्योंकि उस जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां मेरे पास बोलने की ताकत है कि नहीं, ये तनख्वाह कम है, इंसान को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई पीट रहा है, कोई भी मेरी सोसाइटी का सदस्य, और मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ ये सोचकर कि मैं थोड़ी पीट रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो गार्ड तो आवाज़ नहीं उठा सकता, वो उस हालत में नहीं है। मैं सामने होते हुए अगर मुंह मोड़ के निकल जाता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ उसकी हालत के लिए। ये कहीं सोच शायद अगर डेवलप हो जाए सब लोगों में धीरे धीरे, अचानक नहीं होगी भाई। ये अलग पर्सपेक्टिव आप खोल दिए ये कुछ अलग ही आप मेरे को। नहीं, मैंने भी भाई देखो, अगर मैं कहूँ 15 साल पहले, जैसे आपने कहा 15 साल पहले आप जो थे, 15 साल पहले मैं भी कुछ और था। राइट सर। सर ये बातें अभी हम लोग और करेंगे, लेकिन मैं वापस इस पूरे कन्वर्सेशन को फिल्मों पे लाना चाहूँगा। जी वापस आए, क्योंकि मेरे एक्टिविज्म पर ही हमेशा बात होती रहती है। लोग भी भूल गए शायद कि मैं कलाकार भी हूँ। हाँ, तो वही भूली बिसरी जो यादें हैं उनको मैं अभी तरोताज़ा करूँगा, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप इनको सावधान इंडिया की वजह से जानते हो या इनके एक्टिविज़म की वजह से जानते हो, लेकिन मैं इनको जानता हूँ एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जो अक्सर राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में दिख जाया करते थे। सत्या की बात करूं, कौन की बात करूं, रक्त चरित्र की बात करूं, जंगल की बात करूं, डरना मना है की बात करूं, राम गोपाल वर्मा की आग की बात क्यों करूं तो नहीं, उसकी बात भी करी है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तांबे का आपका कैरेक्टर था, मैंने देखा था सर वो भी। सर सत्या से मैं शुरू करता हूं। तो सत्या एक ऐसी फिल्म है सर कि जैसे शोले के पहले की फिल्म, बाद की फिल्म, बैंडिट क्वीन के पहले की फिल्म, बाद की फिल्म, सत्या से पहले की फिल्म, बाद की फिल्म, गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले की फिल्म, बाद की फिल्म, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म वो मानी जाती है हिंदुस्तान के सिनेमाई इतिहास में। अब सत्या फिल्म में आपका किरदार है पकिया के नाम से। ये बहुत ही छोटा किरदार था, लेकिन आपके किरदार का इम्पैक्ट कितना बड़ा था, कैसे आपके किरदार ने इस पूरे फिल्म की दिशा और दशा बदल दी, वो मैं यहाँ पर अपनी भाषा में उसको उतने अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है जो मैं चाहता हूं कि वो आपके ही कर कमलों से हो। मेरे पास एक किताब है सर। अच्छा। इस किताब का नाम है बुलेट ओवर बॉम्बे। ये उदय भाटिया जी ने लिखा है, और इसमें एक पैराग्राफ है, और ये मैं चाहता हूं ये आप पढ़ के हमारे दर्शकों को सुनाएं, फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे सर। Back in the tabela, a hood by the name of Pakia, Sushant Singh, approaches Satya with an associate. They want money. Orchestra karne ka hai. Satya doesn't say anything. Pakia pulls out his ustra. Gila ho gaya, he smirks. As he turns for a second, Satya, with frightening speed, grabs the blade and slashes the man's face. Pakia screams, clutches his bleeding cheek in horror and falls to his knees. This wasn't how things were supposed to go. Verma had planned to end the scene when Pakia was slashed. But because of the intensity of Singh's scream, he forgot to call cut. Verma finally called an end to the scene. He came up to Sushant and shook his hand. He said, "Excellent, excellent, excellent." Singh recalled, "Barnali and everybody were looking at me like, boss, abhi teri nikal padi." Yeah. अब जो हमारे हिंदी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा इसका जो सार है ये आप बता दीजिए हमारे हिंदी दर्शकों को। तो हुआ यूं कि भाई
बुलाया गया, सत्या का पहला दिन था और आधा दिन तो मेरा मेकअप का ट्रायल होता रहा कि वो कट जो लगेगा उसका मार्क कैसा होगा। तो मैं कहीं कोने में, वो जो क्यारी होती है उस पर ईंटें लगी होती है, वहीं बैठा था। चेयर वेयर भी किसी ने ऑफर नहीं की थी, कोई नहीं जानता था, नया आदमी स्ट्रगलर, पहले दिन गुंडे का रोल कर रहा है। तो सौरभ शुक्ला जी थे, अनुराग कश्यप थे। सीन की बारी आई लंच के बाद तो उन्होंने बता दिया ये डायलॉग है भाई, और ऐसा है, छोटा मोटा गुंडा है, कभी ज़िंदगी में चाकू देखा भी नहीं होगा इसने, और ऐसा हो जाता है तो ठीक है भाई, ओके। अब रामू साहब ने कट नहीं बोला, लग गया उस तरह। कट नहीं बोला तो क्या करेगा इंसान। तो थिएटर में हमें तो यही सिखाया गया कि भाई जब तक डायरेक्टर ना बोले स्टॉप या एंड या कट, तब तक आपको अपने कैरेक्टर में रहना है, छोड़ना नहीं है। तो जो दिमाग में आया वही जो देखा सुना था कि भाई मोहल्ले में जब लोग लड़ते हैं, जो एक्चुअली मारने की हिम्मत रखते नहीं है किसी को, वो यही करते हैं, हाथ लगा के दिखा, वो हाथ लगा, बताता हूँ फिर मैं। तो वही दिमाग में इमेज आई। तो इसको उस तरह लगा, ये गिर गया और जग्गा भाई आग लगा दूंगा, कर कुछ नहीं रहा है आदमी, ना मारने दौड़ रहा है ना कुछ। सो वो होता रहा और फिर कट हुआ तो रामगोपाल वर्मा खुश हो गए, उन्होंने एक्सीडेंट कहा एंड उसके बाद डांट भी पड़ी मुझे। हाँ, वो अलग किस्सा है। हाँ, बताइए। तो तौफीक भाई जो चीफ असिस्टेंट थे, ये तो हो गया, और इसके बाद एक और टेक था। तो एक और टेक के लिए जब खड़े हुए, तौफीक भाई आए, गमछा हमछा ठीक कर रहे थे, एक मोटी सी गाली दी, गिरने को किसने बोला था बे, अभी दूसरा पैजामा कहाँ से लाऊं मैं। अच्छा, कॉस्ट्यूम तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो शायद आपको कहीं दिख जाएगा, गिरने से पहले ही पजामे में घुटने पर आपको मिट्टी लगी दिख जाएगी शायद कहीं। सो वो भी हुआ, बट हाँ दैट्स हाउ। एंड बाद में रामगोपाल वर्मा जी की अपनी किताब में भी उन्होंने जिक्र किया कि बिकॉज कट जहाँ कहना था वहाँ नहीं कहा और उसके बाद एक्टर करता रहा, तो ये कट बोलने के बाद और एक्शन बोलने से पहले क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो एक फॉर्मेट तैयार हुआ उनके दिमाग में। और वो सत्या की एक पृष्ठ बेस बना कि सत्या उन्हें किस तरह बनानी है, किस तरह का रियलिज्म उन्हें चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे किरदार या मेरी परफॉर्मेंस की भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल। और आरजीबी जितनी दफ़ा सत्या का जिक्र करते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो आपका जिक्र ना करते हो, बाकी किरदारों का जिक्र हो चाहे नहीं हो, क्योंकि आपके उस चीख ने ना पूरी सत्या फिल्म की, जैसा आप बता रहे हो, वो बैकबोन की तरह वो काम किया कि अब सत्या यहाँ से कैसे फिल्म बनेगी। तो मतलब आप ऐसा, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो अभिनेता, जो एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर्स भी देख रहे हैं, कि कभी कभी इस तरह की हरकतें भी इतिहास में दर्ज हो जाती है महान काम करवाने के लिए। और यहाँ मैं एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये एक बड़े आदमी की पहचान भी है। ये रामगोपाल वर्मा जी का बड़प्पन है, वो उन्हें इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी कि भाई सत्या जैसी बनाई मैंने, वो उनके दिमाग की उपज थी, वो ये भी कह सकते थे। पर एक परफॉर्मेंस या एक सीन की वजह से वो फॉर्मेट उनके दिमाग में आया और उस तरह सत्या बनी, तो ये एक बड़प्पन है। और कितने अच्छे डायरेक्टर हैं वो रहे हैं और कितने अच्छे इंसान हैं, ये इस बात की भी तस्दीक है। राइट। सो आई थिंक दैट्स समथिंग देयर टू लर्न फॉर द यंगर जनरेशन, दैट ड्यू क्रेडिट देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उससे सिर्फ वो दो लोग नहीं जिसको क्रेडिट दिया और जिसने क्रेडिट दिया, जिसको मिला और जिसने दिया, सिर्फ वो लोग नहीं, बाकी बहुत से लोग भी सीखते हैं उस चीज़ से। तो सर एक चीज़ मेरे को और पता चली है कि सत्या और शाहरुख खान साहब की जो फिल्म है जोश, ये दोनों एक साथ बन रही थी आगे पीछे, और उस फिल्म में आपका लुक जो है लंबे बाल वाला वो लॉक हो चुका था, लेकिन तभी आपको सत्या भी मिल गई, उसमें आपके छोटे बाल होने थे। और फिर जिस तरह से आपने जोश फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान साहब को गोली दिया था, मैं चाहता हूँ वो आप दर्शकों को बताइए। हाँ, तो मैं जोश के लिए मैंने ऑडिशन दिया हुआ था और सत्या का कहीं कुछ आता पता बिल्कुल नहीं था। ऑडिशन दे दिया था, सिलेक्शन हो गया, और तकरीबन अभी जैसे जितने बड़े बाल हैं इससे थोड़े और बड़े थे उस वक्त। तो उन बालों में मैं मंसूर खान से मिलने गया था और उन्होंने बताया भाई आप फाइनल हो गए इसके लिए, और ये इनसे आप वीनस के लोग हैं, इनसे आप मिल लीजिए, पैसे वैसे की बात ये लोग करेंगे। तो मैं बड़ा खुश वापस अपने फ्लैट पर आया तो वहाँ पता चला कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैसेज था कि अरे तुझे अनुराग ढूंढ रहा है, और रामगोपाल वर्मा के यहाँ से मीटिंग का फ़ोन आया हुआ था। इनफैक्ट वो फ्लैट पर थी मेरे, तो उसने मैसेज दिया कि मिस्ड कॉल, तब लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो उसने कहा वहाँ से मैसेज आया हुआ है, जा मिलने।
तो मैं बस आया फ्लैट पर और भागा। वहाँ मीटिंग हुई तो सीधे मुझे पजामा और बनियान वनियान पहना दिया गया। एंड रामू ने दूर से ही देखा मुझे, पास से बात नहीं हुई, तो हो गया एंड हाँ ओके है। मुझे पता था कि छोटा ही रोल है, बड़े रोल सब खत्म हो चुके थे। तो अनुराग खड़ा था, अनुराग उससे पहले मैं अपनी फ़ोटो भिजवा चुका था, थिएटर की फ़ोटो थी जिसमें छोटे बाल थे बिल्कुल क्रू कट एकदम। तो मुझे दिमाग में थोड़ा सा तो भनक लगी कि भाई ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जिस फोटो के दम पर ये छोटा सा रोल मिला है और डायरेक्टर भी दूर से ही देख करके बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब यानी सिर्फ कॉस्ट्यूम का ट्रायल हो रहा है, मेरा ट्रायल नहीं हो रहा है। तो मैंने अनुराग से पूछा यार वो फ़ोटो जो थी उसमें छोटे बाल थे, तो बोला हाँ अबे उसके लिए तो लिया है। अरे कब मर गए, करना भी है, राम गोपाल वर्मा के साथ काम करना है, उसे काम करके दिखाना है, क्या करूं। तो मैंने वहीं से बाहर पीसीओ से मंसूर खान को फ़ोन किया और उन्हें मैंने गोली दी कि सर अभी जो कैरेक्टर है वो उसके लिए मैंने एक लुक सोचा था, उस समय भूल गया मैं एक्साइटमेंट में आपको बताना। तो अच्छा ठीक है आ जाओ। तो मैं वर्सोवा से वापस पाली हिल गया मंसूर खान साहब के ऑफिस, उन्हें फ़ोटो दिखाए, वो बोला सर ऐसा लुक है, ये मैं सोच रहा हूँ। हाँ अच्छा है, हम लोग शरद के लिए सोच रहे थे पर ऐसा विग नहीं मिलता खड़े बाल वाला, वो सब ऐसा लालू प्रसाद जैसा मिलता है। तो ठीक है कर लो, पर तो तुम कुछ बता रहे थे कहीं और अभी एक और फिल्म के लिए मिल के आए हो वहाँ पर, कहा सर गुंडे का रोल है, चल जाएगा वहाँ पे ये लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कटा लो। अब मुझे नहीं पता था कि भाई कि जोश की शूटिंग 3.5 साल चलेगी और इस बीच सत्या खत्म हो जाएगी, कौन खत्म हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएगी, मेरे बालों की लेंथ बदलती जाएगी, लेकिन ये जो छोटे बाल मैंने कमिट कर दिए हैं जोश में, 3.5 साल मुझे निभाना पड़ेगा। तो एंड में जाकर के तो विग लगाया करता था मैं, जब जंगल के इतने बड़े बाल वो ठोस करके किसी तरह उसके ऊपर छोटे बाल का विग बैठाया जाता था। तो श्यानापन भारी भी पड़ जाता है कभी कभी, तो देखभाल के भाई हाँ ठीक है, हाँ पहले पता कर लेना कि कोई फिल्म ऐसी तो नहीं जो 3.5 साल चलने वाली है। कमाल कमाल का मतलब मेरे को अच्छा लगा था जोश फिल्म में जो है, मतलब बहुत छोटा सा किरदार आपका था बट वो दिखता है, मतलब वो समझ में आता है। तो सर अभी आपने जंगल का जिक्र किया सर, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस फिल्म को 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है सर। सर मुझे याद है कि ये उन कुछ चुनिंदा फिल्मों में से है जिसमें पहली बार स्क्रीन पे मैंने इतने रियलिस्टिक डाकू देखे थे। मतलब बैंडिट क्वीन में गाहे बगाहे, बैंडिट क्वीन और भी इक्के दुक्के फिल्मों में हमने देखा है, और इस फिल्म में आपने वीरप्पन से प्रभावित एक किरदार किया था जी। आपने इतना बखूबी एक किरदार निभाया सर कि आपको इसके लिए अवार्ड भी मिला सर, और अवार्ड मिला भी किससे, अमरीश पुरी साहब से, राइट। अब मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए, मैं चाहता हूं कि वो आप एक बार देखें और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। ये आप सर एक बार प्ले करके देखिए सर, अगर आप रखना चाहें हाथ में तो हाथ में रखें, बस प्ले आप दबा दीजिए सर। मैं तो आराम से आस्तीने चढ़ाकर बैठा था, मुझे लगा नहीं था बिजनौर के इस जाट को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा। थैंक यू मॉम एंड डैड, आई नो दे आर वॉचिंग मी। थैंक यू माई फैमिली, आई थैंक माई लेट सिस्टर फॉर फाइटिंग विद माई फादर टू लेट मी ज्वाइन थिएटर। काफ़ी सालों से बहुत लंबी स्पीच तैयार की थी, सब भूल गया हूँ। इट्स एन ऑनर that I got this award from Mr. Amrish Puri. I hope I'll get more of these. Thank you. अब बताइए सर। काफ़ी अभी भी देख के भावुक हो जाता हूँ वो क्षण। जाहिर सी बात है, आप जो जितने सपने लेकर के आते हैं इंडस्ट्री में, तो ये सपना तो होता है कि फिर अवार्ड मिलेगा, स्टेज पर चढ़ेंगे, स्पीच देने का मौका मिलेगा। सत्या, कौन, जंगल तीसरी फिल्म थी। तीसरी फिल्म में आपको कुछ ही समय में जो है ये सपना पूरा हो जाएगा। बाय द वे वो जो आपने अभी क्लिप देखी उसमें जो कपड़े मैंने पहने हैं वो दोस्त के थे, उधारी के कपड़े थे। अच्छा। आपके खुद के कपड़े नहीं, खुद के कपड़े नहीं थे भाई। यार इतने पैसे नहीं होते थे कि अवार्ड शो के लिए अच्छे कपड़े सिलवाए जाएं। तो पहला टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हम यही करते हैं। पापा मेरे जूनियर इंजीनियर थे भाई पीडब्ल्यूडी में, तो ठीक ठाक थे, माली हालत ऐसी, मतलब गरीब नहीं थे। तो अक्सर हम लोग यही करते थे भाई, पहले भी आप बर्थडे पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो एक दूसरे कपड़े मांग के, कज़न के कपड़े, इसके कपड़े मांग के पहन लेते थे। हर ओकेजन के लिए, हर शादी के लिए नए कपड़े सिलवाए जाएं, ये तो संभव ही नहीं होता था। तो वो आदत थी।
अभी तक भी है ही। तो दोस्त के कपड़े थे भाई, वो लेकर के, और मुझे बिल्कुल गुमान नहीं था कि अवार्ड मिल जाएगा। स्पीच तो तैयार की हुई थी, वो तो हर एक्टर, हर क्रिएटिव आदमी जब काम करना शुरू करता है तब से शायद स्पीच भी बनानी शुरू कर देता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि एक दिन तो अवार्ड मिलेगा ही। तो ऑस्कर की स्पीच भी तैयार की हुई है मैंने, ऐसी बात नहीं है। सो बट या बहुत बहुत अच्छा लम्हा था। एंड क्या ही कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। वो जो फीलिंग थी उसको बयान नहीं किया जा सकता। सर मैं आपके एक और फिल्म का जिक्र करूंगा जो हम लोगों ने कॉलेज में रगड़ के देखा है सर, और उसको मेरे को लगता है कि अभी भी कुछ भी देश में होता है ना तो उसका टाइटल सॉन्ग चलने लगता है। फिल्म का नाम है रक्त चरित्र। उसकी बहुत कम बात होती है। वो पूरा जो जिस तरह से नरेशन होता था ना उस आवाज में, भुक्का रेड्डी ने सोचा, मतलब बहुत ही उसका यूनिक अंदाज था। इसमें आपका किरदार, आपने जो किरदार निभाया रक्त चरित्र में, आपके किरदार का नाम था शंकर रवि। हालांकि आपने बाद में एक किरदार निभाया आईसी 814 में, उसका नाम था रवि शंकर। ओह तो शंकर रवि। अच्छा, ओके। ये रवि ये तो मैंने भी कनेक्ट नहीं किया था भाई। सर रक्त चरित्र के बारे में बात कीजिए ना सर। यार राम गोपाल वर्मा मुझे बुलाते थे, ठीक है, और बिकॉज ऑफ सत्या और जंगल की वजह से मेरी लॉयल्टी उनके प्रति ऐसी रही हमेशा कि मैंने कभी ये नहीं पूछा कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, क्या नहीं है, वो खुद ही बताते थे, ये बात अलग है। तो पहुंचा मैं और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये फिल्म है, पहले पूरा बैकग्राउंड बताया मुझे, और दिस इज़ द फिल्म, मैं ये बना रहा हूँ और ये 2 पार्ट में है और इसमें दिस इज़ द रोल आई वांट यू टू डू। आई सेड ओके सर। इससे आगे बढ़ते हैं राम गोपाल वर्मा साहब से। और जैसा मैंने पहले कहा कि काम आपने कम किए ज़्यादा किए जो भी किए ना, इम्पैक्टफुल काम रहा आपका। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आपकी जो फिल्म है शहर, जी उसके भी 20 साल पूरे हो गए हैं। हाँ। शहर फिल्म का जिक्र कीजिए सर, कि जब 20 साल पहले ये फिल्म बन रही थी, ये फिल्म चली नहीं, किसी को कानों कान पता नहीं चला, और आज 20 सालों के बाद हम लोग इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। या और मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट के बाद भी लोग जाके देखेंगे, सर्च करेंगे। जी जी, वो ढूंढिए और देखिए, बहुत कमाल की फिल्म है। और इनफैक्ट आज भी देखेंगे तो टेक्निकली, एस्थेटिकली, परफॉर्मेंस वाइज आपको लगेगा कि नहीं ये 20 साल पुरानी फिल्म है। और आपको पता है सर बिहार यूपी में कितने मर्तबा लोगों ने इसको देखा है सर? जी, ये कल्ट फिल्म है। मैं कल्ट है सर। नॉर्थ में जब जहाँ भी जाता हूँ, मैं लखनऊ जाऊँ, झारखंड जाऊँ, बिहार जाऊँ, कहीं भी, तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति मुझे मिले, शायद ही कोई ऐसा मिला आज तक जिसने शहर ना देखी हो। नाम भले ही गलत ले ले, वो कोई शहर बोलता है, कोई शहर बोलता है, कोई नाम भूल जाता है, श्री प्रकाश शुक्ला उनको याद रहता है कि सर अरे वो जो फिल्म किए थे आप, कमाल है सर, 25 बार देखे हैं सर, 25 बार देखे। सो बहुत कमाल रिसर्च थी। एंड कास्टिंग जब उन्होंने बताई तो मुझे बोला कि ये जो रोल है, ठीक है भाई। मेरा इंटरेस्ट था कि भाई ये रोल पुलिस वाले का जो है ये कौन कर रहा है? अरशद वारसी। तो मैं थोड़ा त्योरियाँ यूँ चढ़ी थी, बिकॉज अरशद वारसी तब तक मुन्ना भाई शायद आई थिंक आ चुकी थी, या आई डोंट नो, शायद आई थी, आ चुकी थी। आ चुके थे। तो दिमाग में वो इमेज थी एक। एंड अरशद वैसे भी उसके अलावा भी जो रोल किए थे वो हल्के फुल्के रोमांटिक उस तरह के रोल थे। तो मैंने कहा यार ये सीरियस पुलिस वाले का किरदार अरशद वारसी, यहाँ थोड़ा ये चूक रहा है यार, ये नया डायरेक्टर है, अभी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। मतलब मेरी कास्टिंग तो ठीक की है इसने, ये कास्टिंग ठीक नहीं है। वो भी पंकज कपूर साहब के सामने। वो भी पंकज कपूर, कमाल है, देखिए हद हो गई। नहीं, पंकज कपूर और मेरे सामने। तो बट भाई जब अरशद से मैं मिला ऑन सेट, क्लाइमेक्स में ही हमारा इंटरेक्शन था इनफैक्ट, और स्टेशन वाला जो सीन था वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं था, बट या सेट पर मौजूद थे साथ में। और जब फिल्म देखी तो सबसे पहले कबीर कौशिक को सलाम, ये सोचने के लिए कि अरशद वारसी ये कैरेक्टर कर पाएंगे या उन्हें कास्ट करना चाहिए। और उस कास्टिंग की वजह से और अरशद की परफॉर्मेंस की वजह से वो कैरेक्टर इतना रियल हो गया कि यार आईपीएस ऑफिसर ऐसे ही होते हैं एक्चुअली भाई। वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं आ जाता है, वो सिंघम नहीं होता है। एक्चुअल आईपीएस ऑफिसर जो है वो पढ़ने लिखने वाले लड़के जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, वो बॉडी बिल्डर एथलीट्स नहीं होते हैं, दिमागदार लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां। वो आते हैं और वो फिर जब पुलिस की कमान संभालते हैं तो उनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं, किस जीवन का सामना करना पड़ता है, जिसको अरशद ने
उस चीज़ को इतना बखूबी निभाया, सही बात। कमाल था। और वो फिल्म करने का एक्सपीरियंस, वो फिल्म हाँ शूट करते वक्त लग रहा था कि यार हम कुछ कमाल बना रहे हैं। सर आपके हिस्से एक और कमाल की फिल्म आई, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और इसमें आपने सुखदेव साहब का कमाल का किरदार निभाया। मुझे जितना पता है कि इतिहास में सुखदेव साहब के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। 2 ढाई पन्ने 3 पन्ने कहीं लिख दिए गए होंगे। इस किरदार को उस बेसिस पे इतने बखूबी तरीके से आपने कैसे निभाया सर? यार अब पलट के देखता हूँ तो सही कहूँ मुझे भी नहीं पता कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आई थिंक जुनून में, जोश में पूरी टीम आपको ऐसी मिलती है। तो राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर हूँ, और पीयूष मिश्रा भी लिख रहे थे उसमें। उनका जो प्ले है गगन धमाम बाजो, उससे भी किस्से लिए गए। अंजुम रजब अली, समीर साहब लिरिक्स, AR रहमान म्यूज़िक, अजय देवगन, संतोष डरने जो हमारा राजगुरु का जिन्होंने कैरेक्टर किया, मुकेश तिवारी, अखिलेश भाई। सो कमाल के लोग थे। पूरी टीम का जुनून, जोश ऐसा था कि शायद आई थिंक वी वर ऑल इंस्पायरिंग, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे कि कुछ सारी हदों से गुजर जाने के लिए। एक तो वो जो 2 ढाई पन्ने हैं, उनके ही कॉमरेड, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, सो सॉरी भाई, हम लोग डाल देंगे खोज के सर। हाँ। उनकी किताब में एग्जैक्टली ढाई पन्ने का ही लेख है सुखदेव जी के बारे में। बट उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे हैं कि उनसे दिमाग में खाका बनने लगा कि ये शख्सियत किस तरह की थे। लाइक एक उसमें जिक्र था कि पतले दुबले थे लेकिन चलते थे एकदम पहलवानों की तरह, जैसे हवा घेर के चलना कहते हैं ना हमारे यहाँ, वैसे चलते। So, उस डिस्क्रिप्शन ने अचानक मेरे दिमाग में एक इमेज पैदा की कि यार नहीं, ये बड़ा जिंदा दिल किस्म का इंसान था। एक पतला दुबला आदमी जब ऐसे चलता है ना, मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। देन उसमें एक जगह लिखा था कि रात को सारे साथी जब सो रहे हैं तो किसने कंबल ओढ़ा है नहीं ओढ़ा है, वो ध्यान रखता था उस चीज़ का। तो अपने हाथ से रोटियां बनाना, कौन भूखा है, खाना खाया कि नहीं खाया। फिल्में देखने का शौक था, ये तो भगत सिंह जी को भी सुखदेव को भी फिल्में देखना। हाँ? जी 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 जी, बड़े शौकीन थे फिल्मों के। हाँ, किस तरह की फिल्में देखते थे ये लोग? उस समय तो सर गिनी चुनी फिल्में रिलीज होती थी, अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा रिलीज होती थी, तो वो है। और हिंदी वाली टॉकीज तो आई नहीं थी, साइलेंट फिल्में ही थी, वही सब देखते थे। इनफैक्ट एक किस्सा ये भी है, सुखदेव साहब की अलमारी में कुछ एक आध हीरोइन का उन्होंने पोस्टर भी लगाए हुए थे, जो पंडित जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फाड़ दिए थे। अच्छा। या क्रांति करने आए हो तुम लोग या इश्क मोहब्बत करने आए हो? तो उस पर लड़ाई भी हो गई थी, गुस्सा भी हो गए थे। तो लड़के थे यार ये, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं थे, इनसे बड़े थे। ये लड़के थे, जोशीले थे, जुनून था इनमें कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश आज़ाद करा कर रहेंगे। तो एक तो ऐसा किरदार मिलना आपको, फिर इनके बारे में जो लिखा गया वो पढ़ा, दिमाग में जो इमेज उभरी कि यार ये लाइक अ बिग ब्रदर। और एक जगह लिखा था कि हंसते थे तो मतलब ऐसे कि दीवारें गिर जाएं, और रोते थे तो ज़रा सी बात पर रो देते थे। मतलब एक एक्सट्रोवर्ट आदमी, इमोशनली बिल्कुल ओपन, सबका ख्याल रखने वाला। और फिर बाकी रिसर्च में जो टीम ने रिसर्च की हुई थी, जब बातें हुई, डायरेक्टर साहब से बात हुई, तब पता चला कि भाई लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जिसमें इनको फांसी की सज़ा दी गई, वहाँ पर तो ये मौके पर भी मौजूद नहीं थे सुखदेव, ना इन्होंने गोली चलाई, फिर भी इन्हें फांसी दे दी गई। क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर दार्शनिक दिमाग भगत सिंह का है तो ऑर्गेनाइजर सुखदेव है। जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे तब तक इनका पूरा ग्रुप खत्म नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव को साथ में मारना बहुत ज़रूरी था। सो इन सब चीज़ों से मिला जुला करके धीरे धीरे दिमाग में खाका उभरता गया, और वो कैसे सामने आया, बाहर कैसे आया, वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसे हुई, क्या हुई, पूरी तरह तो मुझे भी आज तक नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जज्ब हो गया वो किरदार। नहीं सर, वो दिखता है सर, जब मेरा रंग दे बसंती चोला गाना चलता है, उसके बीच में एक लाइन आता है
कि बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। देखिए अभी भी गूज़बम्स आ रहा है। खैर ये फिल्में जो थी ये आपकी प्री सावधान इंडिया वाले फेज की जी रही। जी सावधान इंडिया के बाद जब ओटीटी का बूम हुआ और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बिंदिया के बाहुबली अभी आपने जी किया, लेटेस्ट किया। इससे पहले आपने एक और सीरीज की थी जिसका बहुत मतलब फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, उसका नाम है राणा नायडू, राइट? राणा नायडू जो है वो शो जो है वो कैसे आपको मिला? और मतलब कि मेरे लिए वो बहुत ही क्या कहूँ कि अजीबो गरीब कास्टिंग थी कि वो जिस वर्ल्ड की कहानी थी ना, मतलब उसमें आपका फिट होना और आपने बखूबी निभाया उसको। एक तो वैसा भी है कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी था उसमें बहुत सारे लोगों को, और एक मतलब अलग ही वर्ल्ड था। इसके बारे में बताइए ना सर। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है ना, प्री सत्या पोस्ट सत्या, तो मेरा करियर है प्री सावधान पोस्ट सावधान। तो राणा नायडू के लिए मुझे फ़ोन आया और गया मैं ऑफिस। करण अंशुमन थे और सुपर्ण था। सुपर्ण को मैं जानता था रामगोपाल वर्मा के थ्रू पहले से, काफ़ी पहले से, तो बड़े खुश हुए हम मिलके। सुपर्ण ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये रे डोनोवन है, रे डोनोवन सीरीज़ को हम अडेप्ट कर रहे हैं ऑफिशियल, एंड ऐसा ऐसा इसमें दक्षिणी पुट रहेगा लैंग्वेज का, तो वो आप बोल पाओगे, बोल लोगे। तो एक आध मुझसे लाइन बुलवा के दिखाई, तो मैंने बोल दी। तो भी एक्सेंट तो आप पकड़ते हो अच्छा। पकड़, हाँ, है ना। तो और हैदराबाद में काम किया ही हुआ था हमने, और रामगोपाल वर्मा के बाकी अगल बगल के बहुत सारे लोग दक्षिणी बोलते थे, तो वो बोल के दिखा दिया। एंड बोले कि हाँ नाइस नाइस, तो सब हाँ हाँ हो गया। घर आ गया, फिर स्क्रिप्ट आई। अब जब स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी पहले एपिसोड की, तो उसमें जैसा आपने कहा कि गालियाँ और वो जो लैंग्वेज, मैं हिल गया भाई। क्योंकि मैंने ओटीटी तब तक किया था, बट ओटीटी पर जो टिपिकल काम हो रहा था जहाँ पर सेक्स एंड वायलेंस और वो सब भरपूर होता है और लैंग्वेज गालियाँ, वैसा कुछ नहीं किया था मैंने। रंगबाज किया था, जीत की जिद किया था, अ सिंपल मर्डर किया था। वहाँ पर इस तरह का ऐसा इस हद तक कुछ नहीं था। तो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं बिल्कुल हिल गया भाई, क्योंकि रे डोनोवन देख लिया मैंने, लेकिन अंग्रेजी में गालियाँ सुनना और हिंदी में और उसका हिंदी तर्जुमा सुनना, और वो भी बाप बेटे आमने सामने बैठे हैं दे रहे हैं। मैंने मैनेजर को फ़ोन किया अपने, मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, इतनी गालियाँ और ये सब, तो अच्छा सर ऐसा इतना है? मैंने कहा हाँ, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ सर। उसने पढ़ी, और लोगों से पूछा, बात की, और देखी सीरीज़। फिर उसका फ़ोन आया, सर है तो, लेकिन बाकी लोगों से मैंने बात की, ये ओटीटी पर बहुत कॉमन है सर, ऐसा ही चल रहा है अभी। और अपना कैरेक्टर तो लेकिन ऐसा नहीं है ना, अपना कैरेक्टर तो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है यार। और करण अंशुमन है यार, करण अंशुमन तो मतलब मिर्ज़ापुर, इनसाइड एज, ऑफ कोर्स अ गुड मेकर, सेंसिबल आदमी है, तो उसके साथ काम करना है आपको, बड़ी और सीरीज़ भी बड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं, तो किया। एंड ऑफ कोर्स अच्छा बना। लेकिन हाँ, आई थिंक वो जो पहला मेरा रिएक्शन था, वो रिएक्शन बाद में सभी लोगों का आया कि वो शायद गाली गलौज में और वो ऑब्सिनिटी कह लो या जो भी कह लो, उसके लिए जो भी, आई डोंट नो एनी अदर वर्ड राइट नाउ, उसमें ऐसे वो शायद ओवर द टॉप चला गया कहीं ना कहीं। उसकी व्यूअरशिप और भी ज़्यादा हो जाती है अगर वो थोड़ा कम होता उसमें। तो सीज़न 2 में ऑब्वियसली हमने कम किया उसको, टोन डाउन किया गया। बट देन अगेन अब सीज़न 2 के बाद जो सीज़न 1 के फैन थे उनकी शिकायत ये थी कि सर क्यों वो मज़ा नहीं आया। सो आई गेस ओटीटी में मज़ेदार बात यह है कि हर टेस्ट के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। आप जो देखना चाहते हैं, फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, पंचायत गुल्लक सब कुछ है आपके पास। अकेले देखना चाहते हैं अपने टेस्ट का, राणा नायडू है आपके पास, और भी बहुत कुछ है। सो या सबके लिए कुछ ना कुछ है। बिंदिया के बाहुबली को आप किस तरह का देखेंगे? बिंदिया के बाहुबली में भी कुछ कुछ गालियां हैं, है। सीन है, थोड़ी बहुत अश्लीलता उसमें भी कुछ लोगों को लग रही है, वो भी है। मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि नहीं है भाई। गालियाँ मुझे नहीं अखरी जब हम शूटिंग कर रहे थे तब भी, क्योंकि एक तो जो परिवेश है और जो कैरेक्टर्स है, ये जिस दुनिया में जीते हैं, पुलिस है, गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, बाहुबली है बेसिकली। और वो चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, या चाहे आप साउथ चले जाएं, ये बड़ी कॉमन लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज या यहाँ के अंडरवर्ल्ड में चले जाएं, बहुत कॉमन लैंग्वेज है।
ऐसा कहीं नहीं लगा कि जबरन ये गालियां दी जा रही हैं। एक्सप्रेशन है वो एक तरह से। एक्सप्रेशन है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज था। बाकी बिंदिया की अपनी यूनिवर्स है एक, अगर आप उसको बिल्कुल रियलिज्म की तरह देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लाइक एक किसी व्यूअर का कमेंट था कि सर ये ऐसी वाली बार जो है जहाँ स्ट्रिप्टीज भी चल रहा है, डांस भी हो रहा है और ये फोन पर स्टॉक भी हो रहा है, ये कहाँ मिलती है बिहार में? हमने कहा बिंदिया में। आइए देखिए। तो बिंदिया अपनी एक अलग यूनिवर्स है, इट्स अ फिक्टिशियस यूनिवर्स। बिहार का बैकड्रॉप लिया है डेफिनेटली, वो जायका है वहाँ का, लेकिन ऐसी कोई ये सच्ची जगह नहीं है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। अपनी यूनिवर्स है, एक कैरेक्टर्स है, और ये जॉनर ब्लैक कॉमेडी है, गैंगस्टर ड्रामा विद ब्लैक कॉमेडी। मेरे ख्याल से OTT पर हिंदी में शायद अब तक कम ही हुआ है। हाँ। मिर्ज़ापुर में इसका फ्लेवर ज़रूर है डेफिनेटली, बट पूरी तरह से डार्क कॉमेडी ही है पूरी की पूरी सीरीज। वो शायद, ये मुझे लगता है हिंदी में शायद पहली होगी। तो ये अपने आप में एक अलग जॉनर है, और साथ में इंडियन ओशन ने जो म्यूजिक दिया है, कमाल का है। मैं सुना मैंने भाई, वो इस यूनिवर्स को उठा करके करेक्ट बैकग्राउंड देता है कि जिस मूड से आपको देखना चाहिए वो म्यूजिक एक्चुअली आपको ट्रांसपोर्ट करता है इस यूनिवर्स में, और उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहती है, फिर आप रम जाते हैं उसमें। एंड आफ्टर दैट परफॉर्मेंसेस। राइट। कैसा लगा सर बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा भाई। मैं और बातें की जा सकती हैं, तो ये फॉर्मेट इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। क्योंकि वही मतलब कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो आपका जो अनुभव पहले का रहा, तो आई होप कि हम आपको बोर नहीं किए होंगे। नहीं, अच्छा लगा। इनफैक्ट कई सारी ऐसी बातें हैं जो खुद आप भूल चुके होते हैं, वो बीच में आपने याद दिलाई, अच्छी बातें। एंड कई बातें ऐसी हैं जिससे खुद मैं सोचने के लिए विवश हुआ कि हाँ, 20 साल पहले की बात और अब की बात क्या फ़र्क है, क्या नहीं है। कुल मिलाकर अच्छा रहा। होपफुली देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, एंड जो कमी नज़र आए, सुधार की जो गुंजाइश लगे, वो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर अवश्य काम किया जाएगा। सर जाते जाते एक बार बिंदिया के बाहुबली के लिए अपील जी आप कर दीजिए कि जाकर तो मित्रों, नई मेरी वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है बिंदिया के बाहुबली, MX प्लेयर पर है, और कमाल की कहानी है, कमाल का म्यूज़िक है, आप एंजॉय करेंगे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। सीज़न 1 आ चुका है, सीज़न 2 जल्दी ही आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह, और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डिजिटल कमेंट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रिकमेंड भी करें, और अपना लाइक भी छोड़ें और कमेंट्स भी ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।